शिक्षक शिक्षा के जिज्ञासुओं नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट के यूट्यूब चैनल पर। आपको ज्ञात ही है कि हम लोग अपने चैनल पर शिक्षा शास्त्र की चर्चा इस समय कर रहे हैं और चर्चा का यह क्रम शिक्षा की दार्शनिक पृष्ठभूमि में आगे बढ़ते हुए भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों तक पहुंचा है। इसमें पिछले वीडियो के अंक में आपने महात्मा गांधी के सामान्य परिचय और शिक्षा के परिभाषा को देखा, जिसमें उन्होंने बताया आपको कि बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट्स ऑफ द वेस्ट ऑफ बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। यानी शिक्षा से मेरा तात्पर्य शरीर मन आत्मा के सर्वांगीण यानी जितने पक्ष हैं और सर्वोत्कृष्ट यानी बेस्ट, जो सर्वोत्कृष्ट है, जो सब में उत्कृष्ट है। शिक्षा से गांधी जी का तात्पर्य था कि वह कुछ भी जो शरीर मन और आत्मा के सभी पक्षों का सर्वोत्कृष्ट विकास कर दे, शिक्षा है। यह प्रत्यय जो शिक्षा का है, महात्मा गांधी के अनुसार जो परिभाषा दी गई, वास्तव में बहुत ही व्यवहारिक है, क्योंकि गांधी एक व्यवहारिक व्यक्ति थे जो कि स्वयं के अनुभवों के आधार पर महान बने थे। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि गांधी और आप में अंतर किस, हमारे और आप में या और गांधी में अंतर किस बात का है। वह सिर्फ और सिर्फ संकल्प और विकल्प का अंतर है कि गांधी संकल्प लेते हैं तो उस संकल्प के लिए मर मिटने को तैयार हो जाते हैं, और हम संकल्प लेते हैं पल भर में ही हमारा मन उन संकल्पों के 1000 पता नहीं कितने विकल्प दे देता है, और हम उन विकल्पों के चक्कर में पड़ करके हम अपना जो मुख्य उद्देश्य होता है उसे ही भूल जाते हैं। तो इसीलिए महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है कि उनका जो जीवन था वह पूर्ण रूप से सत्य के प्रयोग के आधार पर था। गांधी की जो भी शिक्षा के क्षेत्र में देन रही है उसको उन्होंने नई तालीम के नाम से दिया था, नई शिक्षा के नाम से दिया था। तो जो गांधी जी का दर्शन था वह सर्वोदय दर्शन कहा जाता है। सर्वोदय दर्शन का मतलब है ऐसी विचारधारा, ऐसा कुछ जिसके द्वारा समाज के हर वर्ग का उदय हो। कोई एक वर्ग ऐसा न हो या कोई ऐसे न हो कि जिनका उदय न हो, वे सबके उदय की बात करते हैं। इसलिए गांधी के दर्शन को सर्वोदय दर्शन कहा जाता है। तो गांधी जी के अनुसार जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, यह आज का हमारा जो है ये प्रकरण है, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। तो इसमें देखिए गांधी जी ने शिक्षा के उद्देश्यों को वैयक्तिक एवं सामाजिक उद्देश्यों के रूप में बताया है। वैयक्तिक उद्देश्य कौन कौन से हैं? ये उद्देश्य है चरित्र निर्माण का। चरित्र निर्माण के उद्देश्य पर गांधी जी विशेष बल देते हैं और यह सर्वोच्च उद्देश्य उसको मानते हैं। गांधी जी इस चरित्र निर्माण को सर्वोच्च उद्देश्य मानते हैं। वे अपनी आत्मकथा में इसके लिए इसकी व्याख्या करने के लिए अपनी आत्मकथा में माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी सत्य के प्रयोग या मेरी आत्मकथा पर लिखते हैं, मैंने सदा हृदय की संस्कृति अथवा चरित्र को प्रथम स्थान दिया है। मैंने चरित्र को बालकों की शिक्षा की उचित नींव माना है, और यदि नींव मजबूत पड़ जाए तो अन्य सब बातें मित्रों आदि की सहायता से बच्चे स्वयं सीख लेते हैं। तो जो गांधी जी का यह कथन है कि जो नींव है, यदि नींव ही मजबूत हो जाएगी तो मकान की जो सुंदरता है, जो बालक रूपी जो एक जो हम बनाना चाह रहे हैं सजीव मकान, उसकी सुंदरता उसके नींव से है, और नींव चरित्र है। इसलिए गांधी जी इस चरित्र को सर्वोच्च उद्देश्य के रूप में मानते हैं, सर्वोच्च उद्देश्य के रूप में इसको स्वीकार करते हैं कि यदि चरित्र बन गया, बालक का चरित्र बना गया, अगर अच्छा हो गया तो बाकी चीज़ें वे स्वयं सीख लेगा। चरित्र निर्माण को वे आत्मा की शिक्षा मानते हैं। ये आत्मा की शिक्षा है, और जिस प्रकार शरीर विकास के लिए शारीरिक व्यायाम की आवश्यकता होती है, बौद्धिक विकास के लिए जो है मानसिक अभ्यास की आवश्यकता होती है, यानी बौद्धिक विकास के लिए बौद्धिक अभ्यास जो गणित आदि का करते हैं आप, और जो आत्मा की शिक्षा है,
आत्मा की शिक्षा के लिए आध्यात्मिक विकास की आवश्यकता होती है, आध्यात्मिक लगाव की, आध्यात्मिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो आत्मा का विकास ही चरित्र का विकास है, यह आत्मा की ही शिक्षा कही गई गांधी जी के द्वारा। तो यदि गांधी जी का यह कथन आप आत्मसात करते हैं तो आपकी आत्मा का विकास होगा, और ये शरीर जो है मूलतः उस आत्मा यानी चेतनता का ही परिणाम है। यदि वह चेतनता नहीं रहती है तो इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रहता। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि जो आत्मा का विकास है वही चरित्र की शिक्षा है। तो आप चरित्र की शिक्षा दीजिए, यानी आत्मा को आध्यात्मिक अभ्यास करिए, जिससे कि बालक का जो नींव है वह अच्छा पड़ जाए, तो मकान बेहतर हो सकेगा। और दूसरा विकास, सर्वांगीण विकास की बात करते हैं कि गांधी जी कि सर्वांगीण विकास हो। गांधी जी बालक के एकांगी विकास को दोषपूर्ण मानते हैं, और वे कहते हैं कि शरीर, मस्तिष्क, हृदय का जो है संतुलित विकास होना चाहिए। इसी को आप 3H के नाम से जानते हैं। हेड, ये हैंड से आ गया, शरीर के को प्रेजेंट कर रहा है। 3H जो कहा गया उसका है हैंड, हेड एंड हार्ट। अंग्रेजी में इसको आप तीनों नाम से जानते हैं। तो हेड, हैंड, हार्ट का पक्ष आप जानते हैं कि शरीर, मस्तिष्क और हृदय का विकास, यह संतुलित विकास हो जाए तो फिर बालक का सर्वांगीण विकास हो गया। और आप इस 3H को केवल शिक्षा के दार्शनिक पृष्ठभूमि में ही नहीं देखेंगे, यह आपको जब जो शिक्षा की तकनीकी आपके सामने प्रस्तुत होगी, और आप देखिए तो मैंने ब्लूम की टैक्सोनॉमी अपने चैनल पर डाला है, उसको पिछले वीडियो में खोजिएगा तो आपको मिलेगा कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी, ब्लूम का शैक्षिक उद्देश्यों का जब वर्गीकरण है, उसमें बेंजामिन एस ब्लूम ने भी इन्हीं 3H की व्याख्या की है। हेड, हार्ट एंड हैंड की को ही समझाया है, यानी संज्ञान, हावबोध और भाव, इन्हीं को पक्षों के आधार पर उसका विश्लेषण किया है। इसी जो तीनों पक्ष हैं, इन्हीं को गांधी भी विकसित करने के लिए बात करते हैं कि यदि ये इनका संतुलित विकास हो जाए, शरीर का, मस्तिष्क का और हृदय का संतुलित विकास हो जाए, तो बालक का सर्वांगीण विकास स्वयं हो जाएगा। अगले विकास की बात की जाए तो अगले वैयक्तिक शिक्षा का जो उद्देश्य है वह है जीविकोपार्जन के लिए शिक्षा। जीविकोपार्जन की शिक्षा में गांधी जी कहते हैं कि बालक जब इतना योग्य हो जाए, जैसे उनकी आशा थी कि जो गांधी जी का मत था कि जो शिक्षा को बालकों की बेरोजगारी के विरुद्ध एक प्रकार की सुरक्षा देनी चाहिए। 7 वर्ष का कोर्स समाप्त होने के बाद, 7 वर्ष का कोर्स समाप्त जो है उसको समाप्त होने के बाद 14 वर्ष की आयु में बालक को कमाने वाले व्यक्ति के रूप में विद्यालय के बाहर भेजा जाना चाहिए। तो इसलिए कि जो कई लोग, एक लोग कमाएं और कई लोग खाएं, इससे समाज का सर्वोदय दर्शन यह कभी नहीं स्वीकार करेगा। क्योंकि जब एक कमाएगा और 10 खाएंगे तो जो 9 लोग खाली बैठे हैं वे क्या करेंगे, आपको पता ही है। खाली दिमाग क्या करता है, खाली जो दिमाग होगा वो शैतान का घर कहा जाता है। तो निश्चित रूप से रचनात्मक कार्य नहीं करेगा, वो कुछ न कुछ इधर उधर करेगा। तो गांधी जी कहते हैं कि कहीं भी किसी भी तरह से वह व्यस्त रहे, कुछ न कुछ करता रहे, चाहे अपने खाने भर का ही कमाए, लेकिन सबको कुछ न कुछ करना चाहिए, तभी जो है सबका उदय होगा। इसीलिए गांधी जी जीविकोपार्जन की शिक्षा को वैयक्तिक उद्देश्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद सामंजस्यपूर्ण मस्तिष्क के विकास की बात करते हैं। उसके बाद गांधी जी कहते हैं कि जो अगला वैयक्तिक उद्देश्य है वह है सामंजस्यपूर्ण मस्तिष्क का विकास। व्यक्तित्व का जो सामंजस्यपूर्ण विकास है यह अति आवश्यक है। बालक के व्यक्तित्व का शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास इस प्रकार हो जिससे कि उसका व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास हो सके। गांधी जी का विश्वास है कि जब तक मस्तिष्क और शरीर का विकास आत्मा की जागृति के साथ साथ नहीं होगा, तब तक पहले प्रकार का विकास एकांगी सिद्ध होगा। पूर्ण मनुष्य का निर्माण करने के लिए तीनों का उचित एवं सामंजस्य सम्मिश्रण आवश्यक है। यानी जो सामंजस्यपूर्ण मस्तिष्क का विकास, कहने का क्या तात्पर्य है कि वो इस तरह से व्यक्तित्व का निर्माण किया जाए जिससे वो समाज में अपने आप को समायोजित कर सके, मस्तिष्क विकसित हो जाए, लेकिन वह सामंजस्य को स्वीकार न करे, वह किसी और के साथ अपना संबंधों को न स्वीकार करे, अपने दायित्वों को न स्वीकार करे, वह सिर्फ वैयक्तिक जीवन व्यतीत करने लगे। तो निश्चित रूप से यदि समाज के सभी लोग या अधिक लोग ऐसे हो जाएं तो समाज की क्या दशा होगी आप सोच सकते हैं। इसीलिए गांधी जी सामंजस्यपूर्ण मस्तिष्क का विकास की बात करते हैं।
हैं। व्यक्तिक उद्देश्य का अगला उद्देश्य है नैतिक विकास। नैतिकता जो है, नैतिकता एक महत्वपूर्ण चीज है और इसके लिए हर्बर्ट की भांति गांधी जी ने शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य चरित्र निर्माण और नैतिक विकास माना है। उन्होंने स्वयं लिखा है, मैंने हृदय की संस्कृति या चरित्र के निर्माण को सदैव प्रथम स्थान दिया है और विद्यार्थियों को अपने भीतर खोजना चाहिए, क्योंकि बिना चरित्र के शिक्षा किस काम की और शिक्षा प्रारंभिक व्यक्तिगत पवित्रता के चरित्र किस काम का होता है। गांधी जी का जो कहना था, जो उनका विद्यालय का प्रयोगशाला थी, उसमें नैतिकता का तात्पर्य यही था कि जिसके द्वारा वो आप जितना अपने प्रति दायित्वबोध पूर्ण हैं उतना ही दूसरों के प्रति भी दायित्वबोध पूर्ण रहें। अपनी जिम्मेदारियों को सिर्फ अपने लिए ही न समझें। आप समाज के अभिन्न अंग हैं तो आपकी जिम्मेदारी, आपका दायित्व समाज के हर सदस्य के लिए भी है। व्यक्तिक उद्देश्य के अगले उद्देश्य की बात की जाए तो वह है सांस्कृतिक विकास की बात। सांस्कृतिक विकास के संदर्भ में महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं शिक्षा के साहित्यिक पक्ष के बजाय सांस्कृतिक पक्ष को अधिक महत्व प्रदान करता हूँ। साहित्यिक पक्ष के बजाय, मैं शिक्षा के साहित्यिक पक्ष के बजाय सांस्कृतिक पक्ष को अधिक महत्व प्रदान करता हूँ। गांधी जी का यह कथन अपने आप में सांस्कृतिक विकास के महत्व को स्पष्ट करता है कि जो संस्कृति है, एक देश की, एक राष्ट्र की, जो एक अलग अलग राष्ट्रों की अपनी अपनी संस्कृतियां हैं, जीवन यापन का अपना तरीका है। यह तरीका किसी ने, एक व्यक्ति ने एक दिन में निर्मित नहीं किया है। आप जानते ही हैं कि जो संस्कृति का निर्माण होता है वह पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत समय की जो एक लंबी प्रक्रिया है उसका परिणाम है। जैसे भारतवर्ष की संस्कृति के बारे में आप बात करना चाहें तो भारतवर्ष का जो इतिहास उठाकर देखना चाहेंगे तो ये महाभारत कालीन और जो रामायण कालीन इतिहास है वो उसके पहले भी कितना इतिहास रहा, मनुष्य अब तक उसको खोज नहीं पाया। तो हमारी संस्कृति, हमारी जो संस्कृति में त्याग है, हमारी संस्कृति में जो है भोग नहीं है। हम जो है भूखे रह सकते हैं लेकिन सामने वाले को भूखा रखना पसंद नहीं करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम भूखे रह जाएं लेकिन सामने वाला जो भूख से मर रहा है, तड़प रहा है, उसकी भूख मिटाई जाए। तो यह आपकी संस्कृति की विशेषता है और यह संस्कृति की विशेषता आपको प्राप्त होनी चाहिए। इसको आप सांस्कृतिक पक्ष को आप अपने मजबूत करना पड़ेगा आपको। और दूसरी बात वो कहते हैं कि संस्कृति नींव है, प्रारंभिक वस्तु है, तुम्हारे सूक्ष्म व्यवहार में इसको प्रकट होना चाहिए। कहते हैं कि जो संस्कृति है वह तुम्हारे जीवन की नींव है। तुम्हारा जीवन जो चल रहा है, तुम जन्म लिए, और ये तुम जन्म लिए किससे? जन्म माता पिता से लिए। तो माता पिता का जो प्रत्याय कैसे, यह संस्कृति का है। और जब तुमको जो भी परंपराओं से पालन कराया जा रहा है, तुमको जिस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है, किसकी देन है? संस्कृति की देन है। इसीलिए संस्कृति नींव है और प्रारंभिक वस्तु है। तुम्हारे सूक्ष्म व्यवहार में इसको प्रकट होना चाहिए। तो तुमको इसके प्रकटीकरण को सुनिश्चित करना होगा। कैसे करोगे? इसको विद्यार्थियों को अपने दिन प्रतिदिन के अभ्यास की में उसको सम्मिलित करना होगा, उसको अनुभव करना होगा, उसको आत्मसात करना होगा, तब जाकर के यह संस्कृति प्रतिदिन के व्यवहार में प्रकट होगी। और अगला उद्देश्य गांधी जी का है मुक्ति प्राप्ति। मुक्ति प्राप्ति के संदर्भ में गांधी जी कहते हैं कि वही जो सा विद्याया विमुक्तये विद्या अमृतम अश्नुते, यानी वही विद्या है जिससे अमृतत्व की प्राप्त हो, वही विद्या है जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो। सा विद्याया विमुक्तये, वही विद्या है जिससे मोक्ष मिले। तो किस मोक्ष की बात करते हैं गांधी जी? किस मोक्ष की बात करते हैं? उसी मोक्ष की जिसका सनातन धर्म करता है कि जो आवागमन का चक्र है, जो परमात्मा और आत्मा के बीच में एक माया का बंधन आवरण पड़ा हुआ है, जो अज्ञान का आवरण पड़ा हुआ है, उसको हटाना पड़ेगा शिक्षा के द्वारा, जिससे आप जान सकें कि संसार के हर जीवों में स्वयं ईश्वर हैं और आप भी ईश्वर के अंश हैं, आप भी ईश्वर के अंश हैं, वह भी ईश्वर के अंश हैं। तो सभी ईश्वर के अंश हैं। इसलिए ये सब मैं ही हूँ, ईश्वर मैं ही हूँ, आप भी हो, वह भी हैं। तो सब ईश्वर हैं। तो सबको ईश्वर में मिलना है। मिलने का जो मार्ग है वही मुक्ति प्राप्ति की बात है। उसके बाद सामाजिक उद्देश्य की बात की जाए तो महात्मा गांधी सामाजिक उद्देश्यों के संदर्भ में कहते हैं कि उत्पादक नागरिक बनाना। पहला उद्देश्य उनका है उत्पादक नागरिक बनाना। उत्पादक नागरिक बनाने का तात्पर्य है कि शिक्षा द्वारा प्रत्येक बालक का विकास
उत्पादक नागरिक के रूप में हो। उत्पादक नागरिक का मतलब आप समझ रहे हैं ना, ऐसा नागरिक जो कि कुछ न कुछ उत्पादन कर सके कुछ देश के लिए। वह भले उसके आवश्यकता को पूरा कर रहा हो, लेकिन वह उसकी आवश्यकता अकेली नहीं है, वो देश की आवश्यकता है, राष्ट्र की आवश्यकता है। तो यदि व्यक्ति अपनी आवश्यकता को पूरी करता है तो इसका मतलब वह राष्ट्र की आवश्यकता को पूरा करता है। तो उत्पादक नागरिक के रूप में हो, जिससे समाज सर्वोदयी समाज बने। तो जब अगर हर व्यक्ति उत्पादक होगा तो समाज का जो सर्वोदय का कंसेप्ट, जो सर्वोदय का प्रत्यय महात्मा गांधी के द्वारा लिया गया, वह तभी पूरा होगा। दूसरी बात है, सर्वोदयी समाज के लिए सेवा भावी नागरिक बनाना। शिक्षा द्वारा ऐसे नागरिक तैयार हों जो यांत्रिक संबंधों की अपेक्षा मानवीय संबंधों का निर्वाह कर सकें तथा भौतिक मूल्यों की अपेक्षा आध्यात्मिक मूल्यों को जीवन में स्थान दें। तो ये जो सेवा भावी नागरिक बनाना है, इसका तात्पर्य क्या है कि जब भी आवश्यकता पड़े, समाज में जब भी आवश्यकता पड़े तो सेवा के लिए ये जो नागरिक तैयार किए जाए, ये सेवा के लिए तैयार रहें। और सेवा भावी नागरिक अगर तैयार होते हैं तो निश्चित रूप से यह बात आपको समझनी चाहिए कि वे भौतिक मूल्यों की अपेक्षा आध्यात्मिक मूल्यों को अधिक महत्व देंगे। और जो भी व्यक्ति भौतिक मूल्यों की अपेक्षा आध्यात्मिक मूल्यों को अधिक महत्व देने लगेगा तो निश्चित रूप से उसके दायित्व निर्वहन में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। और ये जो सेवा भावी नागरिक बनाने का महात्मा गांधी का लक्ष्य था, वह सामाजिक उद्देश्य भी पूरा होगा। और इसकी आवश्यकता भी इसलिए है क्योंकि जो समाज का हर व्यक्ति, संभव है कुछ मजबूरियां हों, कुछ परेशानियां हों, जिसके कारण वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा न कर पा रहा हो या कुछ ऐसी विपत्ति आ गई हो, तो उस समय काम आने वाला कौन होगा? यही सेवाभावी नागरिक होगा। तो महात्मा गांधी का जीवन दर्शन बड़ा ही बृहद रहा है। उनका जो 1869 में जन्म हुआ 2 अक्टूबर को, तब से जब तक वे जीवन उनका चला, महात्मा गांधी प्रतिदिन नए नए प्रयोग करते रहे। और निश्चित रूप से वह अहिंसा का प्रयोग उनका एक बड़ा योगदान दिया था। और बेसिक एजुकेशन के नाम से आप जानते हैं कि आज भी जो बेसिक शिक्षा उनके द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया था, जो उनकी जो बेसिक शिक्षा योजना थी, वह आज भी चल रही है। कई प्रदेशों में आप देखिए तो बेसिक शिक्षा के नाम से विभाग हैं। तो इन उद्देश्यों को आप देखिए, समझिए। जो बातें आपको न समझ में आए, आप कमेंट बॉक्स में आइए, आपका स्वागत है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।